हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग 11th क्लास केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर आपका चल रहा है सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें लास्ट वीडियो में हमने क्वांटम नंबर कंप्लीट किए थे। दो वीडियोस के अंदर हमने प्रिंसिपल एंड एजीमुथल, देन मैग्नेटिक एंड स्प्रिंग क्वांटम नंबर को हमने कंप्लीट किया था, तो हमारे 4 हो चुके हैं। अब अगला जो आपका टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन द क्वांटम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सीबीएसई हो, इनको अक्सर पूछा जाता है एंड दे आर क्वाइट सिंपल। आपको हार्डली 2-4 सेकंड लगते हैं, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको समझ में आया हो कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में जो क्वांटम नंबर समझाए वो कैसे निकाले जाते हैं। एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम, एस की वैल्यू कैसे पता की जाती है। ठीक है, 2-4 चीजें आपको ध्यान रखने की थी। जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर पी का सिर्फ आपसे कोई पी ना पूछे, पी एक्स, पी वाई या पी जेड में से कुछ पूछ ले, जैसे वो यूं कह दे कि बेटा मेरे पास तो पी एक्स है, पी वाई है या फिर पी जेड है, तो ये प्लस होता है 1, ये 0 होता है और ये -1 होता है। ओके, बिकॉज पी के लिए +-1 है। सो आपको सेपरेटली जो है वो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी कि x के लिए कितनी है, y के लिए कितनी है और z के लिए कितनी है। ठीक है, सेम इसी तरह से जो d के ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए भी वैल्यू 5 थी, तो मैंने बोला था वो याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट, दैट इज सॉल्ट। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल। कोई इलेक्ट्रॉन है जो 4f के अंदर है। आपको नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, पर 4f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। What possible values for the quantum number n, l, m and s है? क्या क्या चारों वैल्यू क्या होंगी क्वांटम नंबर की? तो तुम्हें 4f बता दिया, तो n की वैल्यू तो सीधी 4 है, तुम्हें शेल तो चौथी बता रखी है, n, then l, then m, then s। और l की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि पीछे f है तो क्लियरली इट इज 3। ओके, सो देखो s के लिए इट इज 0, p के लिए इट इज 1, d के लिए इट इज 2 और f के लिए तो 3 होती है, तो ये हमने कर दिया 3। अब m की वैल्यू क्या होती है, +-l, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +-3, मतलब +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, टोटल 7 वैल्यू है 7 ऑर्बिटल के लिए। s की वैल्यू तो हमेशा फिक्स होती है, या तो +½ होगा बेटा या क्या होगा, -½ होगा। ठीक है, आप चाहो तो इनको खोल के भी लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली लिख दो +-3, दैट्स इट। ओके, सेकंड, राइट डाउन द क्वांटम नंबर्स n, l, m फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। अब आपको ऑर्बिटल स्पेशली दे दिए उसने, ठीक है, और उनके लिए 3 वैल्यूज लिखनी है आपको, n, l एंड m। ओके, तो फर्स्ट इट इज 3dx² माइनस में y², सो इट इज 3d। अब इसमें d को भी आपको खोल के बता देता है, आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स ऑफ d, ये जो d है आपका वो dx² माइनस में y² है। ठीक है, तो इससे देखो मेरे को क्या पता चला, n की वैल्यू आपको पता चल गई, दैट इट इज 3, जो आपको शेल दे रखी है उस हिसाब से आप पता कर सकते हो। l की जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी, d है तो देखो d के लिए l की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 2, तो हमने इसको लिखा 2। अब जो m की वैल्यू है ना वो +-2 होनी थी, इट कैन बी +-2। अगर वो ये नहीं बताता कि ये x² माइनस में क्या है बेटा, y² है, पर इसने तो क्लियरली आपको बता दिया कि भाई d का कोई भी ऑर्बिटल नहीं x² माइनस y² है, तो ये आपको ध्यान रखना था, x² माइनस y² के लिए अब हम +-2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, +2। ठीक है, समझते हो इस बात को। चलिए नेक्स्ट है 4dz²। ठीक है, अब 4dz² के लिए n की वैल्यू 4, d है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब m की वैल्यू वही +- होनी थी बेटा 2, बट इसने क्लियरली आपको समझा दिया कि ये तो dz² है, तो dz² के लिए m 0 होता है, सो इट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट है 3dxy। ठीक है, अब n की वैल्यू तो आपको पता चलिए, क्लियरली इट इज दैट इज 3। ठीक है, तो हमने लिखा 3। d है तो d के लिए आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज 2। तो ये अगेन बेटा आपका क्या हो सकता था, +-, बट +- आप नहीं ले सकते क्योंकि इसने क्लियरली आपको बता दिया कि जो एक्स वाई है वो प्रेजेंट है, तो एक्स वाई के लिए हम जो वैल्यू है वो निकालेंगे। एक्स वाई के लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी आई थिंक -2। ओके, इट इज -2। ओके, सो नेक्स्ट इट इज 4dxz। 4dxz, तो देखो 4 लिख रखा है तो मतलब प्रिंसिपल, इसकी वैल्यू मैंने ये वाली लिख दी। ठीक है, 4 लिख रखा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया आपका, दैट इज 4। ठीक है, और d है तो d के लिए अगेन आपका जो l की वैल्यू है दैट विल बी 2।
ठीक है, डी सब में कॉमन है तो उसके लिए तो वही रहेगी, बट अब इसने ऑर्बिटल चेंज कर दिया, इट इज नाउ एक्स जेड, और एक्स जेड के लिए बेटा जो m की वैल्यू होती है वो होती है प्लस, क्लियर है आपका। नेक्स्ट है 2pz, 2pz मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, और p की बात कर रहा है तो p के लिए l की वैल्यू होती है 1। अब z दे रखा है आपको, भाई m होना था प्लस माइनस 1, पर क्लियरली इसने बता दिया ये तो pz है, तो pz की वैल्यू क्या होगी 0। ओके, 3px, अब इसको मैं यहां लिख देती हूं 3px, ठीक है, तो 3px में n की वैल्यू होगी दैट इज 3, p ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी दैट इज 1, बिकॉज s के लिए 0, p के लिए 1, ये फिर प्लस माइनस 1 होना था, पर इसने क्लियरली बता दिया कि ये तो px है, देन वी हैव प्लस 1, समझ गए। तो देखो ये दो चार चीजें आपको याद करनी पड़ी ना कि x y z p के अंदर और d के जो आपके 5 ऑर्बिटल हैं उनके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है, बाकी तो फिर आपके लिए इजी है, बाकी वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ये सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज using s p d and f notations describe the orbital with the following quantum number। अब इसने क्या कर रखा है कि उल्टा किया, आपको n l m इन सब की वैल्यू बता दी, आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है ना ये किस ऑर्बिटल के लिए है, उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज n2 l1, n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 1। अब देखो n इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब मेन शेल आपकी सेकंड, L1 किसके लिए होता है भाई, LS के लिए 0 होता है और P के लिए 1 होता है, तो आप लिख दोगे 2P, सिंपल है। आपको इसने M के बारे में कुछ नहीं बताया ना, तो आप ये पता ही नहीं कर सकते कि ये PX है कि PY है कि PZ है। अगर ये मुझे M की कोई भी वैल्यू देता तो मैं ये भी बता सकती थी कि PX, PY और PZ में से कौन सा है, बट M नहीं दिया तो मैं सिंपल लिखूंगी इट इज 2P, ठीक है। चलिए आगे देखिए, N इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ आपकी शेल है मेन, और l 0 किसके लिए होता है, s के अंदर। अब s का तो कोई आगे बाइफर्केशन होता ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 5 मतलब मेन शेल इज फिफ्थ। L3 किसके लिए होता है, f के लिए, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 0, तो इट इज 5f। ओके, नेक्स्ट है आपके पास n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 3 है मतलब मेन शेल तो आपकी थर्ड है, l 2 है इसका मतलब 0 1 2 इट इज d, तो ये आपका 3d ऑर्बिटल है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है आपके पास Which of the following sets of quantum number are not permitted, ठीक है। अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें जैसे कुछ क्वांटम नंबर के ऐसे सेट बना रखे हैं भाई, n ये है, l ये है, m ये है, उसमें से कुछ गलत है जो पॉसिबल ही नहीं है कि n के लिए ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, m की, s की नहीं हो सकती, तो आप सही पता करिए कि कौन कौन सा सेट तो सही और कौन सा गलत दे रखा है, ठीक है। पहला देखिए, n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 2 है और m इज इक्वल टू -1 है और s इज इक्वल टू प्लस हाफ है, ये आपको चीजें भी रखी है, आई थिंक आई एम करेक्ट, या ओके। अब हम चेक कर लेते हैं भाई, n इज इक्वल टू 2 मतलब 2 सेकंड ऑर्बिटल है, सिंपल सी बात है, सेकंड शेल है, सॉरी मेन। l 2 किसके लिए होता है, 0 1 2, इसका मतलब ये d के लिए होता है, तो ये चीज d होनी चाहिए भाई, d -1 हो सकता है वही आपका x y के लिए, और उसके बाद s आपका प्लस हाफ हो जाएगा, वो चीजें सही है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बट ये गलत है क्योंकि 2d जैसा कोई ऑर्बिटल होता ही नहीं है, पता है ना आपको, d तो शुरू ही कहां से होता है बेटा, 3d से शुरू होता है, ठीक है। तो 2d जैसा कोई भी ऑर्बिटल जो है वो आपका नहीं होता है। हाँ, m जो -1 है वो आपका हो सकता है, ठीक है। आपका जो l है वो 2 हो सकता है, बट n इज इक्वल टू 2 के लिए l इज इक्वल टू 2 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये और जो क्वांटम नंबर्स है दैट आर नॉट परमिटेड एट ऑल। ओके, नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 2, l is equal to 1, m is equal to -1 and s is equal to -half। अब देखो, n is equal to 2 मतलब 2 है शेल, l is equal to 1 मतलब ये 2p है, ठीक है, और m is equal to -1 का मतलब क्या, देखो px, py, pz, तो इट इज py,
और s मतलब आपका भाई ये तो ओरिएंटेशन बता रहा है, तो ये ऑर्बिटल परमिटेड है क्योंकि 2py होता है, ठीक है। m इज इक्वल टू -1 से मेरे को ये पता चल गया कि ये -1 y ऑर्बिटल के लिए है, तो 2 पाई होता है, मतलब ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। अगला है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू 0। देखो n इज इक्वल टू 2 मतलब मेन शेल सेकंड है, l इज इक्वल टू 0 मतलब s है, पॉसिबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। m भी 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि m तो प्लस माइनस l ही होता है, जब ये 0 है तो ये भी 0 होगा, नो प्रॉब्लम। बट s कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होती है या माइनस, वो 0 नहीं हो सकती। तो ये वाला सेट भी परमिटेड नहीं है, ना पहले वाला था ना ये वाला है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2 और s इज इक्वल टू प्लस हाफ, या s इज इक्वल टू प्लस हाफ। अब देखो n इज इक्वल टू 2 मतलब मेन शेल सेकेंड है, पॉसिबल। l इज इक्वल टू 1, 1 किसके लिए होता है, p के लिए होता है। m की वैल्यू 2 है। अब ये आपको कुछ गलत नहीं लग रहा, क्योंकि m की वैल्यू होती है प्लस माइनस l। अगर तुम्हारा l 1 है तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, मतलब +1 0 -1। यहाँ पे तो m की वैल्यू 2 दे रखी है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2m आता है d के लिए और ये आपका ऑर्बिटल कौन सा बन रहा है, 2p, तो ये वैल्यू भी परमिटेड नहीं है। तो 3 वैल्यू परमिटेड नहीं थी क्वांटम नंबर की, ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी करेक्ट है। इस क्वांटम नंबर से कोई ऑर्बिटल बन सकता है, बाकी सबसे नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन इज इन द सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि कह रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पॉसिबल नहीं है, 1p। तो 1p पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट शेल में खाली एक ही सब शेल होती है, दैट इज s। तो पहली शेल में दूसरी सब शेल p नहीं होती है, तो ये ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। सेकंड है 2s, तो 2s परमिटेड है, 2s ऑर्बिटल होता है। अगला है 3f, तो 3f भी परमिटेड नहीं है, क्योंकि जो थर्ड शेल है ना उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, s p एंड d, उसमें f नहीं होता है। ओके, 4d, 4 में d इज ऑल्सो परमिटेड, 4d ऑर्बिटल आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ इतना ही पूछ रखा था। 6, if n is equal to 5, if n is equal to 5, how many electrons can have ml is equal to +1, ml is equal to +1, ठीक है। मतलब ये ml आपको m के बारे में बता रहा है, सिंपल है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसके लिए आपकी जो वैल्यू है दैट इज +1, ठीक है, और n की वैल्यू जो है वो आपकी 5 है। तो बताओ कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो m+1 में हो सकते हैं, अगर सिर्फ n 5 है। इसने ये नहीं बताया कि ये जो n 5 है ये 5s का है कि 5p का है कि 5d का है कि 5f का है, इसमें कुछ नहीं बताया। अब हम अपनी पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अगर n इज इक्वल टू 5 है तो ये 5s हो सकता है, ये 5p हो सकता है, ये 5d हो सकता है और ये 5f हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब m की वैल्यू सर्च करनी है ना, तो अगर आप 5s के लिए चेक करें तो मैं सारी लिख देती हूँ। ये तो n की वैल्यू है बेटा, सबके लिए सेम है, ये l और m, s का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, ठीक है। l की वैल्यू 0 तो m भी क्या हो गया 0, l की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू +1 0 -1, d की वैल्यू क्या है 2 तो इट कैन बी +2 +1 0 -1 -2, f 3 क्या वैल्यू हो सकती है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। क्लियर है? अब ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हम ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो ऑर्बिटल है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, क्योंकि मिनिमम तो फिर 0 ही होगा बेटा। देखो अब इस ऑर्बिटल में तो ऐसी कोई गुंजाइश बनी नहीं, क्योंकि इसमें n इज इक्वल टू 5 जरूर है, बट m इज इक्वल टू +1 तो है ही नहीं। तो 5s में तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिसके लिए m की वैल्यू +1 हो, तो इसको तो छोड़ ही दो आप, ठीक है। इसको चेक करो भाई, n की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू +1 बिल्कुल है, मतलब p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, px py z, ये px है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दैट इज 2। तो अगर ये p पूरा भरा हुआ भी है तो मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके लिए m की वैल्यू +1 होगी, बाकी 2 के लिए 0 होगी और बाकी 2 के लिए -1 होगी। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के आ गए
जिनमें n की वैल्यू 5 और m की वैल्यू +1 है। क्लियर आप सबको? चलिए अब नेक्स्ट आपके पास है 5d। 5d ठीक है, इसके लिए +1 हो सकता है। यहाँ पे भी +1 के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको बेटा, 2 मिलेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए आपके 5d में से, 2 ये और 2 ये आपके हो गए, दैट इज 4। नेक्स्ट इसमें अगर आप चेक करें तो 2 आपके पास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएंगे 5p से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे आपके पास 5d से, जिनके लिए m जो है वो +1 है, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ से आ जाएंगे f से, जिसके अंदर आप +1 के अंदर इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो। देयर इज वन मोर ऑर्बिटल दैट इज पॉसिबल। यूजुअली हम उसको यूज तो नहीं करते हैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में, बट इस क्वेश्चन में हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। S P D F एंड G, ठीक है। इसको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो यूज नहीं करते हम यूजुअली, क्योंकि इतना एटॉमिक नंबर ज्यादा है नहीं अभी, पर आगे G ऑर्बिटल भी होता है। तो उसके अंदर देखो, जैसे D में होते हैं 5, F में होते हैं 7, तो D के बाद जो F7 है, उसके बाद आपके पास G जब आएगा तो इसमें टोटल ऑर्बिटल 9 होते हैं। इट हैव 9 ऑर्बिटल, और 9 ऑर्बिटल के लिए वैल्यू फिर वही हो जाएंगे बेटा +-4। तो +-4 में भी एक ऑर्बिटल तो ऐसा आएगा ना जिसमें +1 होगा। तो देखो ये 5G को कंसिडर कर लेना, थोड़ा ध्यान रखना इस पे, कि 2 इलेक्ट्रॉन तो 5G के +1 में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 5F में होंगे, 2 5D में होंगे और 2 5P में होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होंगे आपके पास। तो n = 5 और m = +1 से हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। तो अभी तक बेटा हमने जो सॉल्व है वो सारे खत्म कर लिए हैं, अब हम अनसॉल्व के ऊपर चलते हैं। अनसॉल्व, ठीक है। फर्स्ट इट इज इफ n = 3, n आपका 3 के बराबर है, What are the values of quantum number L and M? तो ये कह रहा है कि अगर n = 3 है तो L और M की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखो n 3 किस किस के लिए हो सकता है बेटा, इट कैन बी फॉर 3s, इट कैन बी फॉर 3p एंड इट कैन बी फॉर 3t, क्योंकि 3f तो होता ही नहीं है, मेरे पास तो 3 ही पॉसिबिलिटी है, 3s 3p और 3t। अगर तुम्हारा s है तो L की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है, +1 -1 0 है, पहले 0 लिख लीजिए, -1 +2 +1 0 -1 और -2। बस ये कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो L और M की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो L की और M की ये वैल्यू हो सकती है, क्योंकि चौथा कोई ऑर्बिटल है ही नहीं जिसमें n की वैल्यू क्या हो, 3 हो, ठीक है। अगला है आपके पास सेकेंड, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सबशेल विद A = आपको एक पैरामीटर दे रखा है, n = 3 एंड L = 2। और ये पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सबशेल विद, ठीक है। एक सबशेल है जिसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये सबशेल के बारे में बता रहा है आपको, इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं। जब मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये सबशेल कौन सी है तो मैं ऑर्बिटल भी बता सकती हूँ। तो देखो n = 3 मतलब मेन शेल इज 3, L = 2 किसके लिए होता है, 3d के लिए। तो सिंपल सी बात है, ये 3d ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, 3d सबशेल, सॉरी। अब 3d सबशेल है तो ऑर्बिटल कितने होंगे, 5। d चाहे कोई हो, 3d हो, 4d हो, 5d हो, उसमें ऑर्बिटल तो 5 ही होते हैं बेटा, xy yz zx x² - y² और dz², ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड, What are the values of n, L and M? n, L और M की वैल्यू बतानी है 2p ऑर्बिटल के लिए। आपके पास 2p ऑर्बिटल है, तीनों वैल्यू बताओ। तो n की वैल्यू तो 2 है, p के लिए L की वैल्यू 1 है, और क्योंकि इसने मेंशन तो किया नहीं आपको कि x y z क्या है, तो इट कैन बी +-5। ओके चलिए नेक्स्ट है फोर्थ, राइट द करेक्ट ऑर्बिटल नोटेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। आपको कुछ सेट दे रखे हैं क्वांटम नंबर के, उन क्वांटम नंबर्स के सेट्स को देखते हुए आप उनके लिए ऑर्बिटल असाइन करिए कि ये किस ऑर्बिटल के बारे में बात हो रही है। तो देखो फर्स्ट है n = 2, L = 1, n = 2, L = 1। तो n 2 है और L किसके लिए 1 होता है, p के लिए, इट इज 2p।
n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू सॉरी 0 है या तो ये तो 3 है और l 0 किसके लिए होता है, s के लिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू 3, तो 5 और l 3 किसके लिए होता है, 0 1 2 3, इट इज फॉर 5f। नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 2, तो 4 है और l2 किसके लिए होता है बेटा, f के लिए, तो इट इज 4f। सिंपल है, देखो कितना आपको कुछ टाइम नहीं लगता, आप आराम से बता सकते हो अगर आपको ध्यान है तो। रटने तो है ही नहीं बेटा आपको बिल्कुल भी। और आप पीछे देखोगे ना तो नीट में, आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वांटम नंबर के सेट में से सही क्वांटम नंबर का सेट क्या है वो पता करिए आप, या किसी खास ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर के का क्या वैल्यूज पॉसिबल है उनको आप बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव द वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द हाईएस्ट एनर्जी इन अ सोडियम एटम। अब ये क्या कहता है कि आपके पास सोडियम का एटम है, उस इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर बताइए मुझे जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाईएस्ट है। अब कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, आपको बस घुमा रहा है थोड़ा सा। सोडियम के इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 11। कौन कौन से शेल के अंदर है देखो, मैं यूं लिख लो या तो 281, नहीं तो यूं लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s1, मैंने समझा रखा है तो मैं ये कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन होगा, सबसे बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के 1s है पास, फिर 2s है, फिर 2p आया और फिर 3s आएगा, तो इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज्यादा इसकी और इससे ज्यादा इसकी, मतलब 3s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, जो थर्ड शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो मतलब आपको इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर लिखना है, तो वो 3s के अंदर मौजूद है ना, तो देखो 3s के लिए क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, n होगा 3, l होगा 0 क्योंकि ये s है, m होगा क्या 0, ठीक है, और s क्या हो सकता है, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, कौन से ऑर्बिटल हो ही नहीं सकते हैं। 7s पॉसिबल है, माना कि हम डील नहीं करते पर हायर एटॉमिक नंबर के जब एलिमेंट्स आएंगे तो क्वाइट पॉसिबल। नेक्स्ट है 2d, तो 2d ऑर्बिटल नहीं होता है क्योंकि सेकेंड मेन शेल के अंदर 2 ही सब शेल होती हैं, s एंड p, ओके। अगला है 3f, तो 3f भी नहीं होता है क्योंकि थर्ड मेन शेल में 3 ही सब शेल होते हैं, s p एंड d, f नहीं होता है। एंड 1p, तो 1p भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट के अंदर खाली एक ही सब शेल है, दैट इज p, नो d नो p, no सॉरी s, p d f कुछ नहीं होता है, ओके। सो नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। तो इसमें आपको 4-5 सेट दे रखे बेटा और उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें चारों सेट्स को खोल के लिखना है, उनके लिए जो ऑर्बिटल बनता है वो देखना है, अगर वो ऑर्बिटल जेन्युइन है तो आपका सेट जेन्युइन है, अगर ऑर्बिटल वो बन ही नहीं रहा है तो मतलब आपका सेट जो है वो क्या है, गलत है, ओके। सो फर्स्ट n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 0 और s is equal to -half। Let me check, या करेक्ट। तो देखो n is equal to 3 मतलब प्रिंसिपल शेल थर्ड है। अब l is equal to 2 किसके लिए होता है, देखो मैं लिख देती हूँ, l is equal to जो है वो 0 होता है s के लिए, 1 होता है p के लिए, d होता है के लिए 2 और f के लिए 3। इसका मतलब आपके l की वैल्यू 2 है तो इट इज d, ठीक है। चलो अब d के लिए m 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि m क्या हो जाएगा +-2, तो इसमें 0 भी आएगा और स्पिन -हाफ भी हो सकती है आपकी इलेक्ट्रॉन की। तो मतलब पहले वाला सेट तो ठीक लग रहा है क्योंकि 3d ऑर्बिटल होता है उसमें m 0 भी होता है dz² के लिए, ठीक है। तो इसने बताया थोड़ी ना कि d कौन सा है, तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to -2 और s is equal to -half। अब इसको चेक कर लेते हैं, n is equal to 3 मतलब 3 है, l is equal to 2 मतलब वही d के बारे में बात होगी, m is equal to -half। अब -half पॉसिबल है क्योंकि d के जो 5 ऑर्बिटल है उनमें
+2 -2 +1 -1 और 0 है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है और आपका इलेक्ट्रॉन -12 स्पिन के साथ भी हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड देखिए, n = 3, l = 3, m = -3 और s = +12। अब देखो n = 3 मतलब 3, बट l = 3 किसके लिए होता है? f के लिए, और 3f तो होता ही नहीं है, तो ये ऑर्बिटल तो पॉसिबल ही नहीं है। आगे के वैल्यूज आपको देखने की जरूरत ही नहीं है भाई, इस l के हिसाब से ये वैल्यू तो हो सकती है क्योंकि m तो प्लस माइनस होता है, ठीक है। बट n = अगर 3 हो तो l = 3 नहीं हो सकता, l हमेशा कम मिलता है एक किससे? n से, तो ये ऑर्बिटल आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, n = 3, l = 1, m = 0 और s = +12। n = 3 मतलब मेन शेल 3 है, L1 किसके लिए हो सकता है? P के लिए, करेक्ट है, 3p होता है। m0 भी पॉसिबल है क्योंकि हाँ जो pz होता है उसके लिए आपका 0 होता है, और आपकी जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो तो दोनों में से कुछ भी हो सकती है, या तो +12 मिलेगी या आपको क्या मिलेगी? -12 मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला सेट भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, बट दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। आगे है बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो एक्सरसाइज थी बेटा क्वांटम नंबर पे हमने वो कंप्लीट कर ली है। अब एक प्रिंसिपल है जो हम एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त एटम्स की ध्यान रखेंगे, और क्योंकि ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है तो हम इसको यही पढ़ रहे हैं। आगे आप रूल्स पढ़ोगे कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त कौन कौन से रूल फॉलो करनी चाहिए, हम इसको तब भी पढ़ लेंगे, पर क्योंकि ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है तो हम इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? दैट नो two electrons in an atom can have same set of 4 quantum number, या आप इसी चीज को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, an orbital can have maximum 2 electrons and that are of opposite spin, ठीक है, दोनों सेम ही बात कहते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं, ऐसा कोई एटम नहीं है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों। मतलब हो सकता है कि एक वैल्यू मैच होती हो क्वांटम नंबर की, 2 होती हो, 3 होती हो, पर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की मैच नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है कि सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन की और मैग्नीशियम के 1 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर चारों सेम मिल जाए, पर मैग्नीशियम के ही 1 इलेक्ट्रॉन की मैग्नीशियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन से चारों क्वांटम नंबर एक जैसे कभी नहीं हो सकते, ठीक है। या फिर ये जो प्रिंसिपल है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, और वो दोनों हमेशा अपोजिट स्पिन के होंगे। मतलब अगर ये एक बॉक्स एक ऑर्बिटल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन +12 का होगा स्पिन का, तो दूसरा माइनस का होगा। आप कभी भी दोनों माइनस के नहीं भर सकते, कभी भी दोनों प्लस के नहीं भर सकते, सिंपल है, ठीक है। नाउ वी विल प्रूव दिस पॉइंट। अब हम इस पॉइंट को प्रूव करते हैं, कैसे? देखो, मान लो कि मेरे पास मैं हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज 1s2, ओके, ठीक है। अब 1s के अंदर मतलब s अगर ये है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और हमने ये बोला कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन के होंगे। तो भाई इसके अंदर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर लिखती हूँ। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n = 1, l = 0 बिकॉज s है, m = 0, पर अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए +12 के साथ है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन n = 1, l = 0, m = 0, पर ये इलेक्ट्रॉन किस स्पिन के साथ मिलेगा? माइनस। मतलब कि स्पिन क्वांटम नंबर है जो कभी एक हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई। n की वैल्यू सेम हो सकती है क्योंकि मान लो 3d के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबके लिए n की वैल्यू 3 है, वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन 3d के n की वैल्यू सेम रखेंगे। अगर मैं बात करूं l की वैल्यू, तो d के जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके लिए l की वैल्यू सेम है,
हाँ, मानना कि m की वैल्यू हर ऑर्बिटल के लिए अलग अलग मिलेगी। जैसे मान लो कि मैं एक नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, अब इसको हम रख कर देते हैं, आपको समझ तो आई गई ये बात। वैसे देखिए मैं नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ जो एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p 2 2 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे, आपने p के अंदर 2s में इलेक्ट्रॉन भरे और p में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। देखो अब क्या है भाई, s के अंदर तो बाकी कोई सब शेल है नहीं, p के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ भी n की वैल्यू 2 है और यहाँ भी n की वैल्यू 2 है। यहाँ l की वैल्यू 1 है, यहाँ भी l की वैल्यू 1 है, यहाँ भी l की वैल्यू 1 है, तीनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि ये 2p है। यहाँ m की वैल्यू देखो, अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो यहाँ m की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ -1 और यहाँ हो जाएगी 0। s इन तीनों के लिए, जैसे मैंने तो तीनों को ऊपर कर दिया है, तो ये हो सकता है ये भी +½ हो, ये भी +½ हो, ये भी +½ यहाँ पे l की वैल्यू सेम हो गई, s की वैल्यू सेम हो गई, n की वैल्यू सेम हो गई, तो m की वैल्यू अलग हो गई, ठीक है। अगर मान लो अब मैं ये नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन ले लूं, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 8 है, अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर भर दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखो ये सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे अब जो स्पिन होगी वो आपकी अलग हो जाएगी। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ही मैं डिफरेंशिएट करूं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वैल्यू तो सेम मिलेंगे आपको, ये तीन तो n, l और m, पर इसके एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन आपको +½ मिलेगी और दूसरे के लिए -½ तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते एटम में जिनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। 3 क्वांटम नंबर तक सेम हो सकते हैं। अगर एक ही ऑर्बिटल में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स की तुम बात करो तो उसका n, l और m सेम हो सकता है, बट उसका s कभी भी सेम नहीं हो सकता। तभी तो इसने बोला कि आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पर उनकी स्पिन अलग होनी चाहिए। स्पिन अलग होती है, उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो गया। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के भर सकते तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे क्वांटम नंबर सेम होते, या मैं इन दोनों स्पिन को यूं भर सकती तो दोनों के लिए सेम होते। तो एक ही बात है, चाहे आप ये कह दो कि किसी भी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, या फिर कि एक ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी स्पिन हमेशा क्या होनी चाहिए, अपोजिट, दे बोथ विल टेल द सेम थिंग। ओके, बिकॉज दिस रूल डील्स विद क्वांटम नंबर, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट हियर। ओके, क्योंकि रूल्स तो हमें आगे भी पढ़ने हैं। अब इतना पढ़ने के बाद आपके पास कुछ चीजें हैं जो निकल के आई, जिनको आप शॉर्ट में याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। जैसे नंबर ऑफ सबशेल इन nth शेल, नंबर ऑफ सबशेल्स इन nth शेल। अगर मैं तुमसे ये कह दूं बेटा मेरे पास तो 5वीं शेल है, बताओ 5वीं शेल के अंदर कितनी सब शेल हो सकती हैं, तो वो हमेशा n के बराबर होता है। देखो अगर पहली शेल है तो उसके अंदर सब शेल भी एक ही मिलेगी, क्योंकि n = 1 है, तो नंबर ऑफ शेल n के बराबर ही मिलेंगे, दैट इज 1। अगर दूसरी शेल है तो उसमें सब शेल 2 होंगी, ठीक है, 2 सब शेल। अगर तीसरी शेल है तो उसमें 3 सब शेल होंगी। अगर चौथी शेल है तो उसमें 4 सब शेल होंगी। अगर 5वीं शेल है तो उसमें 5 सब शेल होंगी, ठीक है। कैसे भाई, 1 में सिर्फ 1s होगी, 2 में 2s और 2p होगी, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f और 5g। अब समझ आया, हमने g क्यों कंसिडर किया था उस न्यूमेरिकल में, क्योंकि 5वें में g भी होता है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया, किसी भी मेन शेल के अंदर कितनी सब शेल है ये उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, सिंपल है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब शेल। जैसे आपको पता है कि भाई s ऑर्बिटल के अंदर सब शेल एक है, जो s के लिए एक है, p के लिए आपकी सब शेल है 3, d के लिए सब शेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कि s सब शेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है, p सब शेल के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 है, d के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5 है, f के लिए नंबर ऑर्बिटल जो है वो आपके 7 है, और अगर ये g है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 9 है। पर आप इसको एक फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं, दैट इज 2l+1, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो आपको s के केस में पता करना है कि भाई कितनी सब शेल्स हैं, में इस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, तो आप l की वैल्यू पुट करो। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 + 0 + 1 मल्टीप्लाई करो,
तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 1, मतलब एक इस सब शेल में एक ऑर्बिटल है। अगर मुझे ये पता करना हो कि डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, तो देखो 2 प्लस एल, मतलब 2, डी के लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 1 सेकेंड, डी 2 सॉरी, डी के लिए जो एल की वैल्यू है 2 है, तो 2 2 जा 4 और 1 1 प्लस 5। तो आप इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हो, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूं। तो किसी भी सब शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को पता करने का फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1, और l उसका कौन सा क्वांटम नंबर है बेटा, इट इज एजिमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सब शेल लगा लो, क्योंकि ऑर्बिटल सिर्फ आप उससे पता कर ही लोगे। तो देखो किसी सब शेल में ऑर्बिटल पता करने का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, 2l प्लस 1। और मुझे एक बात पता है कि मैक्सिमम का मतलब है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर किसी सब शेल में ऑर्बिटल इतने हो सकते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 गुणा में 2l प्लस में 1। कर लोगे सॉल्व। जैसे मान लो मुझे 2p के लिए पता करना हो, भाई 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैं क्या लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, p के लिए वैल्यू क्या है 1 प्लस 1, तो 2 और 1 2, 3 3 दूनी 6, तो 2p के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई 2p के अंदर 3 है एक्चुअली में ऑर्बिटल, px py pz, 2 इसमें होंगे 2 इसमें 2 इसमें, हो गए टोटल 6। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द nth शेल। जरूरी थोड़ी ना कि आप s p d f की ही बात करें, कोई भी हो सकता है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द nth शेल, इन द nth शेल कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अगर आपने n नंबर ऑफ शेल ले रखे, क्योंकि जैसे हम 1 2 3 4 5 तक डिस्कस करते हैं, हो सकता है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शेल भी आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो बेटा n स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेकंड शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का पता करना है कितने हो सकते हैं, तो मैंने क्या लिखा 2 का स्क्वायर, मतलब टोटल 4। भाई दूसरी शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल होंगे, कैसे, क्योंकि दूसरी शेल में 2 सब शेल है 2s और 2p, एक ऑर्बिटल होगा 2s का और 3 ऑर्बिटल किसके होंगे p के, 3 और 1 4, सिंपल है। ठीक है, अगर ये मेरे पास 3s होता तो देखो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, टोटल 9 ऑर्बिटल होते, कैसे, बिकॉज 3s का होता 1, 3p के होते 3 और 3d के कितने होते बेटा 5, क्योंकि अगर 3 बोल दिया तो 3 में सब शेल तो कोई भी हो सकती है। तो देखो 5d के 6 7 8 और 1 9, तो किसी भी nth शेल के अंदर ऑर्बिटल्स का नंबर पता करने का फॉर्मूला होता है दैट इज n स्क्वायर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप किससे दोगे, किसी भी nth शेल के अंदर। जैसे मैं तुमसे ये कह दूं बेटा कि 5वीं शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता करो, तो तुम क्या कहोगे, मैडम 5वीं शेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने हैं आप उसको ट्वाइस कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे पता कर रहे थे हम, n के स्क्वायर से। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस शेल में कितने हो सकते हैं 2n स्क्वायर। ठीक है, इट इज 2n का स्क्वायर। ये इसी को यूज करके तो हमने 2 8 18 32 वाला जो फॉर्मूला है वो निकाला था। ठीक है, अब आगे एक न्यूमेरिकल दे रखे इन्हीं फॉर्मूलों पे, तो वो आप कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। क्वांटम नंबर, उनकी एक्सरसाइज, जो रूल जो उससे रिलेटेड है वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके बेटा।